नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे एंग्लो अफगान वॉर की। देखो, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स खत्म कर दिए हैं और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लो अफगान वॉर। बहुत सारे लोग इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आपने अगर एक बार इस टॉपिक को कर लिया, आप दोबारा से ऐसे टॉपिक को छोड़ के नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि इस ऐसे टॉपिक्स में रिविजन की जरूरत बहुत कम पड़ती है। आपको एक बार कहानी समझ में आ गई, दैट्स इट। शुरू करने से पहले, मेरा नाम मनु सांगवान है और हमने हमारे वेबसाइट के ऊपर www.manusangwan.in पे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। आप जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं। एंग्लो अफगान वॉर। देखो, मैं लिखते जाऊंगा, आप मेरे साथ रहना, ठीक है? मुझे पता है थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें आ रही होंगी कि आपको थोड़ा विजुअल ज़्यादा अच्छा लगता है, देख के आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग को खोल के सुने। विजुअलाइजेशन से ठीक है, आपके दिमाग में ज़्यादा असर पड़ता है, लेकिन जब आप लिखोगे और आप लिखते हुए को देखोगे, आपको समझ में आएगा, आप उस चीज़ को स्टोर करके रखोगे। यही कारण है हमारा कि हम आपके साथ ऐसे लिखने वाली वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। एंग्लो अफगान वॉर। देखो, हो क्या रहा था पूरे देश के अंदर। इस तरफ है यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब क्या है? रशिया। बीच में है, इस तरफ है ब्रिटेन या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत में है, ब्रिटेन, ठीक है? और यहाँ पे जो बीच में जो एरिया है ना, उस एरिया में है अफगानिस्तान। क्या नाम है? अफगानिस्तान। इतनी चीज़ें समझने की कोशिश करो आप, ठीक है? यहाँ पे है ना, एक चीज़ हो रही थी, द ग्रेट गेम। क्या हो रहा था? द ग्रेट गेम। इसका मतलब ये है कि कौन कितनी टेरिटरीज को हासिल करेगा। वो लड़ाई चल रही थी रशिया और ब्रिटेन के अंदर, और अब बारी आ चुकी थी अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान और रशिया की जो बाउंड्री थी, वो ब्रिटेन और रशिया की जो बाउंड्री थी वो थी अफगानिस्तान, ठीक है? तो इसीलिए ये एंग्लो वॉर्स शुरू हुए। ये बैकग्राउंड था, और आगे की बातें समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक एक करके इवेंट्स को देखेंगे। हुआ क्या, 1830s के आते आते जो मैक्सिमम इंडिया के अंदर जो कंट्रोल था ना, इंडिया का जो मैक्सिमम एरिया था, वो किसके अंडर आ चुका था? अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये चीज़ आप लोग मानते हो? बिल्कुल। देखो, एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो चुके थे, मैसूर हो चुका था, कार्नेटिक हो चुका था। अब बात थी कि भाई सिंध और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट बचा हुआ था, तो वो दोनों को छोड़ के मैक्सिमम इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुका था, ठीक है? ऐसे में होता क्या है, यहाँ पे है रशिया, यहाँ पे है पर्शिया, ठीक है? तो रशिया धीरे धीरे पर्शिया को इन्वेड करने लगता है। क्या करने लगता है? रशिया पर्शिया को इन्वेड करने लगता है। और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें रशिया ने ना ये इतनी टेरिटरीज एक्वायर कर ली होती हैं। किसकी? पर्शिया की। और यहाँ पे शुरू होता है अफगानिस्तान वाला एरिया, ठीक है? तो अब डर इस चीज का था, रशिया ने पर्शिया से ट्रीटी कर ली थी और यहाँ तक की टेरिटरीज रशिया ने एक्वायर भी कर ली थी पर्शिया के अंदर, और ये चीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पता चल चुकी थी। जब ये इवेंट हो रहा था ना, तो इसी के बाजू में ब्रिटिशर्स एक अलग रास्ता ढूंढ रहे थे ब्रिटेन जाने का, और वो रास्ता पता है क्या था? वो रास्ता था रिवर यूफ्रेट्स। रिवर यूफ्रेट्स को ये लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कि भाई हमें क्या पता रास्ता मिल जाए। लेकिन जैसे इनको ये खबर पता चली, ये रिवर यूफ्रेट्स रशिया के अंडर आ गई, और यहाँ पे इन लोगों को एक सेटबैक हुआ। इनको सेटबैक हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इतना समझ में आया आप लोगों को? मैं ये कहानी समझा रहा हूँ आपको ताकि आप रिलेट कर सको, ठीक है? जब ये सेटबैक हुआ तो वहां पे जो ये बैठा हुआ था, कौन बैठा हुआ था? जो गवर्नर जनरल बैठा हुआ था। तब कौन था गवर्नर जनरल? तब था लॉर्ड ऑकलैंड। क्या नाम है? लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल है 1836 से 41 तक, फरवरी 41 तक, ठीक है? इस लॉर्ड ऑकलैंड ने, पता है, एक चीज पूछी। किससे पूछी? अफगानिस्तान के आमिर से। क्या पूछा? कि हम तुम्हारे साथ फ्रेंडली अलायंस साइन करना चाहते हैं। फ्रेंडली अलायंस साइन करना चाहते हैं। किससे पूछी? आमिर। कहां का आमिर? अफगानिस्तान का आमिर। यह भी बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आमिर ने बोला ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ऑन वन कंडीशन। क्या कंडीशन है? वो ये कंडीशन है कि मुझे है ना पेशावर की टेरिटरी चाहिए। क्या चाहिए? पेशावर की टेरिटरी चाहिए, पेशावर चाहिए। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थी तैयार? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर कर रखी थी। किसके साथ कर रखी थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर? रंजीत सिंह के साथ। और रंजीत सिंह ने पेशावर को कैप्चर कर लिया था। कब? 1834 में। ध्यान से समझो, 1834 में। और इस ट्रीटी में ये बोला था रंजीत सिंह ने कि तुम पेशावर या मेरे और अफगान के बीच में कोई भी लड़ाई होगी तो तुम बीच में मीडिएट नहीं करोगे, जिसकी हामी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में भरी थी। इसीलिए यहां पे आके ये अलायंस रुक जाते हैं और ये बातचीत यहां पे खत्म हो जाती है। यानी कि ये जो नेगोशिएशंस है, ये नेगोशिएशंस जो हैं, ये नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं। फेल्ड। समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? ठीक है। आगे क्या हुआ
इतना हम लोगों ने, इतना हमको समझ में आया, ये बैकग्राउंड चल रहा है कि ठीक है भाई चलो देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे याद रखो, ये जो आमिर है ना अफगानिस्तान का, उस समय पे आमिर कौन बना हुआ है? आमिर बना हुआ है दोस्त मोहम्मद। कौन है? दोस्त मोहम्मद। तो ये लॉर्ड ऑकलैंड दोस्त मोहम्मद के पास ही अपना अलायंस भेजता है बातचीत करने के लिए कि भाई फ्रेंड्स बन जाते हैं हम लोग, लेकिन ये मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पेशावर चाहिए और पेशावर ब्रिटिशर्स दे नहीं सकते। ब्रिटिशर्स इस ट्रीटी के लिए मना कर देते हैं। आगे क्या होता है? आगे दोस्त जो मोहम्मद है, दोस्त मोहम्मद है, वो हेल्प मांगता है। किससे हेल्प मांगता है? रशिया से, कि भाई आप थोड़ी बहुत हेल्प कर दो हमें। और पर्शिया से भी मांगता है कि भाई आप भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दो। इतनी बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया। लेकिन इसकी जो भनक है ना, इसकी भनक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग जाती है कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट अलार्म्ड। भाई दोस्त तू क्यों इनसे हेल्प मांग रहा है? और इनका जो प्लान था रशिया का और पर्शिया का कि दोस्त मोहम्मद की हेल्प करना, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल जाता है। इतने में ही पता है क्या होता है? इतने में ही लॉर्ड ऑकलैंड जो है, लॉर्ड ऑकलैंड अपनी एक खुद की पॉलिसी, उस पॉलिसी का नाम है फॉरवर्ड पॉलिसी, उसको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट फॉरवर्ड पॉलिसी। याद रखो, सीधा आएगा सवाल, फॉरवर्ड पॉलिसी। इतनी बात भी हमें समझ में आ गई। अब इस फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब क्या है? इस जो ये पॉलिसी है इसका मतलब ये है, जब भी आपको ऐसा एजम्पशन हो कि सामने वाला आपके ऊपर अटैक करने वाला है, आप उसके अटैक करने से पहले ही उसे मार दो। ये मतलब है फॉरवर्ड पॉलिसी का। ठीक है, लेकिन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक कर तो दे, लेकिन अटैक का रीजन क्या दे इनको? कि भाई हम क्या रीजन दे? हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है, हम अटैक किस बेसिस पे करें? कहां पे? आमिर पे, दोस्त मोहम्मद पे। तो ये लोग क्या दिमाग लगाते हैं, इनके पास एक पेंशनर होता है। कौन होता है? पेंशनर। उस पेंशनर का नाम होता है शाह सूजा। अच्छा, ये अफगानिस्तान का रूलर होता है 1803 से लेके 1809 तक। इस शाह सूजा को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि भाई तुझे है ना हमारा एक काम करना पड़ेगा। शाह सूजा मान जाता है, और शाह सूजा, ये शाह सूजा, रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीनों मिलके एक ट्रीटी साइन करते हैं। उस ट्रीटी का नाम होता है ट्राई पार्टाइट ट्रीटी। ये समझ में आया आपको? और ये होती है 1838 में। इस ट्रीटी में क्या बोला जाता है? इस ट्रीटी में कुछ बातें बोली जाती हैं। पहली बात क्या होती है कि भाई पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, तीनों मिलके अफगान के ऊपर अटैक करेंगे, और जब जीत जाएंगे तो अफगान का किंग जो है वो बनाएंगे शाह सूजा को। इफ वन, किंग विल बी शाह सूजा। इतना समझ में आया? दूसरा, शाह सूजा को एक चीज मिल गई। ब्रिटिशर्स ने एक चीज और बोली कि भाई हमें क्या चाहिए? हमें यह चाहिए कि अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल कंट्रोल फॉरेन पॉलिसी। किसकी फॉरेन पॉलिसी? अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल करेगी। ठीक है। रंजीत सिंह को क्या मिला? रंजीत सिंह को मिला कि भाई जो इंडस रिवर की राइट बैंक में जो एरिया है ना, जिसे रंजीत सिंह ने क्लेम कर रखा है, वो शाह सूजा को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। यानी कि रंजीत सिंह क्लेम्ड टेरिटरी, स्पेलिंग में मिस्टेक ज्यादा हो जाती है, समझ ही नहीं आता इतना दिमाग में। रंजीत सिंह की जो टेरिटरी क्लेम कर रखी है ना, कहां पे? ऑन राइट बैंक ऑफ इंडस, विल बी रिकॉग्नाइज्ड। और एक बात बोली गई कि भाई शाह सूजा तेरे को सिंध छोड़ना पड़ेगा जब तू किंग बन जाएगा। लेकिन ये तीन बात इंपॉर्टेंट है, तीनों के लिए एडवांटेजेस थी ये ट्रीटी। इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली, और इसके बाद इस ट्रीटी के साइन होते ही ये वॉर कर देते हैं। कहां पे अटैक कर देते हैं? अटैक्ड अफगानिस्तान, अफगान्स। और ये जिस रास्ते से जाते हैं वो होता है साउथ ऑफ अफगानिस्तान, साउथ ऑफ अफगानिस्तान। आपने मूवीज में क्वेटा करके एक जगह सुनी होगी, वहां से ये लोग एंटर करते हैं। वहां से क्यों एंटर करते हैं? क्योंकि नॉर्थ में तो रंजीत सिंह बैठा, और रंजीत सिंह ने अमृतसर में बोला था, अमृतसर वाली ट्रीटी में बोला था कि भाई तुम्हें है ना हमारे और अफगानिस्तान के बीच से तुम्हें जाने की परमिशन नहीं है। इसीलिए ये साउथ ऑफ अफगानिस्तान से जाते हैं, क्वेटा से होते हुए। तो क्वेटा को कैप्चर करते हैं, कांधार को करते हैं, गजनी को करते हैं, और फिर काबुल को कर लेते हैं अगस्त 1839 में। अच्छा, जब ये अटैक करते हैं तो इसी को बोला जाता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, जो 1839 से 1842 तक हुआ। इतना समझ में आया? तो कहां कहां जाते हैं? क्वेटा जाते हैं, कांधार जाते हैं, गजनी जाते हैं, काबुल को अगस्त 39 में कैप्चर कर लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये करते कैसे हैं? इनकी पता है टैक्टिक्स होती हैं। क्या टैक्टिक्स होती हैं? ये लोग है ना वहां के ट्राइबल चीफ्स को ब्राइब दे देते हैं। और अच्छा, ये ट्राइबल चीफ्स क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता है अफगान का जो आमिर है ना वो इन ट्राइबल चीफ्स के ऊपर निर्भर है। क्यों? क्योंकि ट्राइबल चीफ्स के नीचे ट्राइब्स हैं और अफगान का जो आमिर है वो बोलता है कि जब भी हमें लड़ाई होगी मैं इन ट्राइबल चीफ्स को बुला लेता हूं और ये अपनी सेना हमारे पास भेज देते हैं। तो जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऊपर नॉर्थ की तरफ बढ़ती गई अफगानिस्तान में, वो सारे के सारे ट्राइबल चीफ्स को खरीदती हुई चली गई। इसीलिए आमिर को सरेंडर करना पड़ा और दोस्त मोहम्मद ने सरेंडर कर दिया। याद रखो, दोस्त मोहम्मद सरेंडर्ड। ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद किसको बैठाया गया? शाह सूजा को बैठाया गया। शाह सूजा क्या है? ये शाह सूजा न्यू आमिर है। कब बैठाया गया? अगस्त 1839 में। इतनी बातें। ये यहां पे शाह सूजा को बैठा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई और अपना एक रेसिडेंट भी यहां पे डाल दिया। लेकिन जो ये ट्राइबल चीफ्स थे ना, ये ट्राइबल चीफ्स ये बोलते थे कि भाई ऐसे तो ये शाह सूजा बेकार आदमी है, इसको ना रूल करना आता ना कुछ। और इनकी जो ट्राइब्स थी, यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन थी, वो भी यही बोल रही थी कि ब्रिटिशर्स यहाँ आके बस रहे हैं, ये तो हमारी जगह खा रहे हैं। इसीलिए वहां पे अफगान में नेशनलिज्म की भावना चली और फिर एक इन्होंने ब्रिटिश के ऊपर और अफगान के ऊपर, ये जो आमिर था शाह सूजा, इसके ऊपर अटैक कर दिया। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला कि ये जो जितने भी ट्राइबल चीफ्स है वो बोल रहे थे शाह सूजा इज नॉट अ कैपेबल रूलर। दूसरी बात, जो वहां की जो जनता थी, अफगान की जो जनता थी, उन्होंने बोला कि ये ब्रिटिशर्स यहाँ रेसिडेंट के लिए आ चुके हैं और ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा और हमें एक नेशनलिज्म की भावना जाग चुकी है, इसके कारण हमने ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक कर दिया है। यानी कि ट्राइबल चीफ्स अटैक्ड ब्रिटिशर्स। ठीक है। शाह सूजा भाग जाता है और ब्रिटिश इनके साथ एक ट्रीटी करते हैं, ट्रीटी बाय ब्रिटिश। इस ट्रीटी में क्या बोला जाता है? इस ट्रीटी में यह बोला जाता है ठीक है भाई, हम दोस्त मोहम्मद को दोबारा से आमिर बना देते हैं और ब्रिटिश की आर्मी अफगानिस्तान छोड़ के चली जा चुकी है, बस शर्त एक रहे, तुम हमारे खिलाफ किसी दूसरी अदर यूरोपियन कोई भी देश के साथ हमारे खिलाफ गद्दारी मत करना। इतना ये लोग मान लेते हैं। इसका परिणाम पता है क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि फरवरी 1841 के अंदर, फरवरी 1841 में लॉर्ड ऑकलैंड जो कि गवर्नर जनरल थे, उनको बुला लिया जाता है और उन्हें रिप्लेस करते हैं लॉर्ड एलन ब्रो। ये भी चीज समझ में आ गई हमको। क्यों? क्योंकि भाई इतना तुमने नुकसान कर दिया, कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं, बेफालतू में आ गया। अब लॉर्ड एलन ब्रो को भी ये अपनी ये जो भावना थी, कौन सी ह्यूमिलिएशन की जो भावना थी, उसको खत्म करना था। तो ये दोबारा से अटैक करता है सितंबर 1842 में। सितंबर 1842 में अटैक करता है। कहां पे अटैक करता है? अफगान में अटैक कर देता है और अक्टूबर 1842 में ये कैप्चर कर लेता है। किसको कैप्चर कर लेता है? काबुल को कैप्चर कर लेता है। काबुल कैप्चर्ड इन अक्टूबर 1842। इतना भी समझ में आ गया हमें? बहुत बढ़िया। उसके बाद एक ट्रीटी होती है, ये फाइनल ट्रीटी है। इस ट्रीटी में बोला जाता है कि दोस्त, जो तुम्हारा दोस्त मोहम्मद है, उसको हम एक इंडिपेंडेंट रूलर बना रहे हैं, यानी कि दोस्त मोहम्मद रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ अफगानिस्तान। इतना भी समझ में आ गया। और इसके बाद ये दिखा हमको कि भाई इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 साल बर्बाद किए, 3 साल वेस्ट किए, करोड़ों की प्रॉपर्टी कह रहा हूं, करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए और बहुत सारे सोल्जर्स अपने गवा दिए। लेकिन इन्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला इन लोगों को। इसीलिए फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी ने ब्रिटिश और अफगान के बीच में एक रिलेशन अच्छे मेंटेन कर दिए थे, यानी कि एक रिलेशंस बिल्ड हो गए थे, यहाँ पे अच्छे बिल्ड हो गए थे कि भाई ठीक है, अभी दोनों चुपचाप हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं। इतना सब चल रहा था। ये फ्रेंडली रिलेशंस जो ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान के अंदर थे, ये ठीक थे। आगे पता है क्या होता है? आगे ये होता है कि 1863 के अंदर दोस्त मोहम्मद मर जाता है। दोस्त मोहम्मद डाइड। अब दोस्त मोहम्मद मर जाता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी का इंतजार कर रही थी, और इसी का इंतजार कर रही थी तो इन भाई साहब के पता है 16 तो इसकी बीवियां हैं, 25 इसकी बेटियां थी और 27 इसके बेटे थे। इतने सारे लोग होने के बाद अब गद्दी पे कौन बैठेगा? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये बेस्ट चांस था अफगान को कैप्चर करने का। यहां पे वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पे लॉर्ड लॉरेंस गवर्नर जनरल बनते हैं 1864 से लेके 69 के बीच में। वो बोलते हैं कि भाई हम है ना, अच्छा इनकी जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी का नाम क्या था? मास्टरली इनएक्टिव। मास्टरली इनएक्टिव, इनएक्टिविटी लिख लो, चलो
मास्टरली इनएक्टिविटी। इस पॉलिसी को हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ये पॉलिसी 1864 से चली और 1876 में खत्म हुई। पता है क्या था इस पॉलिसी में? इस पॉलिसी में ये था कि तुम्हारा वॉर ऑफ सक्सेशन चलने दो, हम उसमें इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। जो भी राजा बनेगा हम उन्हें गुलदस्ता भेजेंगे। और आगे चल के राजा बनता है शेर अली। शेर अली न्यू आमिर, शेर अली नया आमिर बनता है। इतना समझ में आया? शेर अली के आमिर बनते ही रशिया वाले एक नेगोशिएशन या डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्ड करने के लिए एक डिप्लोमेट को भेजते हैं। कब भेजते हैं? 1878 में रशिया सेंट अ डिप्लोमैट, ताकि एक रिलेशन अच्छे हों, कि उन्हें पता चल गया था अब रशिया देखने वाला है। यही चीज किसको पता चल गई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गई थी कि भाई अच्छा ये भेजा कब था, ये भी याद रख लो, 22 जुलाई 1878 में भेजा था। ठीक है, ये बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके लिए, मतलब शेर अली भी इस चीज के लिए रेडी नहीं था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी रेडी नहीं थी। शेर अली का तो कहना यह था कि भाई अगर मैंने रशिया के साथ हाथ मिलाया तो ब्रिटेन नाराज हो जाएगी, ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाया तो रशिया नाराज हो जाएगी, इसलिए मैं न्यूट्रल रहता हूं। लेकिन फिर भी 1878 में रशिया ने अपने डिप्लोमेट भेज दिया ताकि एक रिलेशन मेंटेन हो जाए। इसके चलते लॉर्ड लिटन, देखो लॉर्ड लिटन बन जाते हैं अभी। तो लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक राज करते हैं, ये वाइसरॉय होते हैं। ठीक है, ये लॉर्ड लिटन भी अपना एक डिप्लोमेट भेजते हैं, लेकिन इस डिप्लोमेट को खाइबर पास में शेर अली हरा देता है। कहां पे? खाइबर पास में। और यहां से जो ये आते हैं ऑफिशियल्स डिप्लोमेटिक, ये लॉस्ट हो जाते हैं और हार जाते हैं और ये वापस चले जाते हैं, यानी कि यहां से भेज देते हैं। उसके बाद ब्रिटिश और इनकी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। आगे चल के लड़ाई चली रही होती है कि शेर अली की मृत्यु हो जाती है और शेर अली मर जाता है 21 फरवरी 1879 को। शेर अली डाइड ऑन 21 फेब 1879। ये भी समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया, शेर अली भी मर चुका है। जैसे ही शेर अली की मौत होती है, ऐसे ही पता है क्या होता है? अब गद्दी पे आमिर कौन बैठे? तो अब ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि भाई याकूब खान, इसका बेटा, इसका सन, नाम क्या होता है? याकूब खान, हम तुझे गद्दी पे बैठा रहे हैं। कौन बोलता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ गैंडोमैक, कि भाई हम है ना याकूब खान तुझे आमिर बना रहे हैं, यानी कि न्यू आमिर। लेकिन तुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हम जितने भी तेरे फॉरेन अटैक रहेंगे ना उन सबको हम असिस्ट करेंगे, लेकिन तुझे तेरे जो फॉरेन अफेयर्स रहेंगे, जो भी तेरे जो फॉरेन अफेयर्स के डिसीजन रहेंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी और एक ब्रिटिश रेसिडेंट यहां पे नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, दो चीजें हुई, एक ब्रिटिश रेसिडेंट हुआ, एक हुआ ब्रिटिश रेसिडेंट, और दूसरा जो फॉरेन अफेयर्स होंगे तुम्हारे उनको कंट्रोल कौन करेगा? उनको कंट्रोल होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये दोनों चीजें होंगी। तो ये जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे ये दोबारा से बैठ गए, इनको दोबारा से ट्राइबल चीफ्स हमला कर देते हैं। ट्राइबल चीफ्स इसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देते हैं। इतनी भी बात हम लोगों को समझ में आ जाती है। और अब यहीं से शुरू होता है क्या? सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। यहीं से शुरू हुआ क्या? सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काबुल को कैप्चर कर लेती है और अगला जो आमिर है वो बोलती है कि इस ट्रीटी के तहत, ये जो ट्रीटी थी, इस ट्रीटी के तहत याकूब खान को हटाया जाता है और अब जो नया आमिर बनाया जाता है वो बनाया जाता है अब्दुर रहमान को। अब्दुर रहमान है और अब्दुर रहमान से दोबारा से यही ट्रीटी साइन करवाई जाती है और वो बोला जाता है क्या तू हमारी बातें मानेगा? फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। अब्दुर रहमान बोलता है हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। इतना ये चल पड़ा है कहाँ पे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ सारी चीजें हो चुकी है यहां तक। ठीक है, अब हुआ क्या? यहां पे सपोज करो आमिर्स बैठे, यहां तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है। तो ये जो एरिया था ना, ये जो बॉर्डर वाला एरिया था, ये बॉर्डर वाले एरिया में डिस्प्यूट चल रहा था। किनका डिस्प्यूट चल रहा था? बलूच ट्राइब का। बलूच वाले भी डिस्प्यूट कर रहे थे, अलग अलग ट्राइब्स थे यहाँ पे, सिर्फ पठान ट्राइब, बलूच ट्राइब। ठीक है, तो यहाँ पे ये बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था। बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान के बीच में। तब एक बाउंड्री का निर्माण हुआ। कब? 1893 में, 1893। और ये याद रखो, इसी लाइन का नाम पड़ा दुरंद लाइन। ये दुरंद एग्रीमेंट के तहत हुआ था और दुरंद लाइन एक इसका नाम पड़ा। आगे चल के लॉर्ड कर्जन ने इसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बोला और अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेरिटरी के अंदर आएगा। क्या? अफगानिस्तान। आगे चल के लॉर्ड कर्जन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूं, क्रिएटेड
this area as North Western Frontier Province and under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतनी बातें आपको समझ में आई। यहाँ पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो कह रहा हूँ, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर खत्म हो जाए और अब ये ब्रिटिश के अंडर आ चुका है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस किसने बनाया? लॉर्ड कर्जन ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आके उसको रख दिया। इतनी बातें समझ में आई। देखो ध्यान से ये चीज़ें समझते हुए चलो। अगर ये लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आएंगे ना, ये लेक्चर्स, पहली चीज़ लेक्चर्स को समझो, दूसरी चीज़ नोट्स बनाओ, तीसरी चीज़ इनको रिवाइज करो। ये तीनों चीज़ें आप 3-3 बार करो, तब जाके आपको एक चीज़ समझ में आएगी और तब जाके आप उस स्टोरी को रिलेट कर पाओगे। आप दूसरी किताब भी पढ़ोगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप लेक्चर्स को ध्यान से और नोट्स अपने अच्छे से नहीं बनाओगे। उसके बाद PYQs लगाओ, फिर से रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो, फिर से यही सेम प्रोसेस इस्तेमाल करो। ठीक है, तो आज की वार्तालाप यहीं तक खत्म करते हैं और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।